चलो, पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। कहाँ तक हो पाया था बताओ। कहाँ तक किए थे? Z अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कैलकुलेशन बता रहे थे ना। वो रूल्स बता दिए थे, स्लेटर्स रूल जो था। यस सर। ओके, कौन सा लेक्चर आज? फोर्थ है ना शायद। फोर्थ है या थर्ड है? फोर्थ है सर। फोर्थ है, चलो। तो स्लेटर्स रूल तुम लोग को बता चुके थे। चलो एक एग्जांपल और करके दिखाओ। तो एग्जांपल से एक दो शायद करवाए होंगे। चलो एक और एग्जांपल तुम लोग कैलकुलेट करके बताना। तो कैलकुलेट कैलकुलेट Z effective for the last electron of क्लोरीन। क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए Z इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। फटाफट करके बताओ क्या आएगा वैल्यू। स्लेटर्स रूल यूज करना है जो तुम लोग को बताए थे। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। हो गया? हेलो, कितना टाइम लगा रहे हो यार? सिंपल सा चीज है। कर लिया या नहीं? हेलो, सर 6.1। 6.1। करेक्ट है। चलो 6.1। और किसी का आ रहा है 6.1? Z effective of chlorine comes out to be 6.1। और बताओ किस? हाँ, 6.1। 6.1 आ रहा है सबका? यस सर। सबका आ रहा है? देख लो एक बार, किसी को बताना है, किसी को डाउट हो रहा है तो बता दो। एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देंगे, किसी को अगर पूछना हो तो। डाउट है किसी को? बोलो, जल्दी बोलो, फिर एक ही चीज में नहीं उलझे रहना है, आगे भी सर बढ़ना है। चलो, किसी को नहीं पूछना है? जिसको पूछना है प्लीज रेज हैंड, जल्दी करो। कोई नहीं बोल रहा है। सबका आ गया है एक। यस तो सर। बोलो और बोलो, और किसी को कुछ पूछना है? बस एक हाथ आया है। बोला करो तुम लोग चलो देखो यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक बता दे रहे हैं फाइनल। क्लोरीन है ना,
एटॉमिक नंबर होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यही है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमको ये फाइंड आउट करना है z इफेक्टिव। तो एक इलेक्ट्रॉन तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका चलो 3 के p में है, तो p में किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग z इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो z इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है z माइनस सिग्मा। तो यहाँ पे z तो पता है हमको, सिग्मा कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा का कैलकुलेशन कैसे होगा? तो 3 के p के एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं वैल्यू। थर्ड सेल इसका आउटर मोस्ट सेल है, तो इसके p के एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब उस जिस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं उसको छोड़ देना, क्योंकि उसका खुद का इफेक्ट उसके ऊपर कंसिडर नहीं होगा। उसके अलावा बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं उस शेल में, उसका रिपल्सन उस वाले इलेक्ट्रॉन पे काउंट करोगे। तो एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ऐसे तो टोटल 5 प्लस 2 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए z इफेक्टिव कैलकुलेट किया जा रहा है। तो उसके अलावा बाकी बच गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो उन सभी 6 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 6 इंटू कौन सा वैल्यू यूज करते हैं हम लोग? एनएस और एनपी में तुम लोग को बताया गया था 0.35 ना, यस और नो? Yes, sir. तो 6 इंटू 0.35 प्लस, उसके बाद क्या है? फॉर इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू n-1 शेल, n-1 मतलब सेकंड लास्ट जो सेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए हम लोग 0.85 यूज करते हैं। तो सेकंड सेल कौन सा है यहाँ पे? सेकंड लास्ट वाला शेल नंबर 2 है। तो उसमें देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6 प्लस 2 8। तो 8 इंटू क्या हो जाएगा? 0.85 प्लस फॉर इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग, या फिर n-2 ऑनवर्ड्स फॉर सेल्स बिलोंग, फॉर इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू n-2 ऑनवर्ड्स। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सिग्मा का वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो n-2 ऑनवर्ड्स, तो इसमें तो n-2 वाले में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इंटू 1। अब देखो इन सबको ऐड कर दो फटाफट। ऐड करने पे क्या आ रहा है? 0.35 इंटू 6 करोगे ये 2.1 आ जाएगा। 0.85 इंटू 8 करोगे ये कितना आएगा? 6.8। और ये 2, सिग्मा का वैल्यू 10.9 आ रहा है सबका। Yes, sir. चलो, तो सिग्मा अगर 10.9 आया तो z इफेक्टिव डायरेक्टली आ गया। z 17 माइनस 10.9, ये कितना हो गया? 6.1। तो क्लोरीन का z इफेक्टिव हो गया 6.1। ठीक है, तो इस रूल को यूज करके हम लोग, स्लेटर्स रूल है जिसके थ्रू हम लोग z इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है सबको? अब कर लोगे ना? Yes, sir. चलो ठीक है, तो ये आयनिक, सॉरी अभी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे z इफेक्टिव का, क्योंकि अभी हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग देखने वाले हैं, कौन कौन से फैक्टर्स एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। उससे पहले चलो हम लोग आयोनिक रेडियस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आयोनिक रेडियस, क्योंकि अभी तक हम लोग एटॉमिक रेडियस के बारे में देख रहे थे, मतलब न्यूट्रल एटम के बारे में पढ़े थे। अब आयोनिक रेडियस मतलब जब न्यूट्रल एटम आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आयंस में कन्वर्ट कब होता है? या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पे जो आयन बनता है वो हो गया एनायन, नेगेटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रॉन लूज करने पे जो आयन बनेगा वो है कटायन। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयन। तब आयनिक रेडियस में अगर हम लोग कैटायन का रेडियस का कंपैरिजन करें उसके पेरेंट एटम से, मान लो कोई एक कैटायन है, तो कैटायन का फॉर्मेशन कब होगा? जब वो उसका पेरेंट एटम जो भी होगा न्यूट्रल एटम, उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। और इलेक्ट्रॉन रिमूवल के बाद ही कैटायन बनेगा ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल Na है, सोडियम है। अब हमको पता है कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम क्या करता है? अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na प्लस बनाता है। तो ये Na प्लस जो है ये सोडियम से कैटायन बना हुआ है ना। तो ये Na प्लस का ये पेरेंट एटम क्या हो गया? Na हो गया। तब इन दोनों के साइज को अगर हमको कंपेयर करना है, इसी को बोलते हैं यहाँ पे आयोनिक साइज। ये अब आयन बन गया है ना। अगर ये सिंपली न्यूट्रल एटम होता तो इसको एटॉमिक साइज बोलते, सोडियम का एटॉमिक साइज। अब ये Na प्लस में कन्वर्ट हो गया तो अब ये न्यूट्रल एटम नहीं है, अब ये आयन के फॉर्म में आ गया है। तब इसके लिए हम लोग यूज करते हैं आयोनिक साइज।
तब कैटायन का आयनिक साइज अगर उसके न्यूट्रल एटम से कंपेयर किया या उसके पेरेंट एटम से कंपेयर करेंगे तो बताओ किसका साइज बड़ा होगा, कैटायन का या उसके पेरेंट एटम का साइज, बोलो तो। सर पेरेंट एटम। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि कैटायन का साइज जो होता है हमेशा उसके पेरेंट एटम से क्या होता है, छोटा होता है। इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कोई, क्यों ऐसा होता है? यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ए कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन इट्स पेरेंट एटम। कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसका एक्सप्लेनेशन? सर न्यूट्रल एटम में सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सर सेम होगा, जिसकी वजह से सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और सर कटायन में एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एटम सर कम श्रिंक करेगा। अभी जो देखे थे हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, वो नेट फोर्स है जितना मतलब कि न्यूक्लियस अप्लाई कर रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे या आउटर मोस्ट सेल पे। ठीक है, उसी क्योंकि एक्चुअली जो किसी भी एटम का साइज या फिर आयन का साइज हम लोग बात करेंगे तो वो डिस्टेंस है किसके किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसके वजह से भी बता सकते हैं, जैसे इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अब कैटायन में हमको पता है कि जैसे ही कोई भी पेरेंट एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी कैटायन बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन के लॉस से क्या होगा, मतलब कैटायन का फॉर्मेशन जब भी हो रहा है तो पेरेंट एटम से उस कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लेस होंगे कैटायन में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर लेस है तो उसका सिग्मा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर डिक्रीज होते जाएगा तो उसका रिपल्सन भी तो कम होते जाएगा ना। यस और नो, बोलो। सिग्मा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कम होगा तो सिग्मा का वैल्यू डिक्रीज करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ। सिग्मा बेसिकली किसकी वजह से राइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से राइज हो रहा है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घटते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कम हो गए तो सिग्मा का वैल्यू कम होगा या नहीं, ये बताओ, बोलो। यस सर होगा। और सिग्मा अगर कम होगा, और कैटायन में देखो ये जेड तो चेंज नहीं होता है, जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो कोई भी कैटायन या एनायन का फॉर्मेशन अगर होगा तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में कोई चेंज आता है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो तो जेड न्यूट्रल एटम में जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर सिग्मा का वैल्यू डिक्रीज कर गया, तो सिग्मा डिक्रीज कर गया तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे बता सकते हो? सिग्मा का इंक्रीज। हाँ, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर गया। और जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज कर गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने का मतलब हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो आउटर मोस्ट सेल पे बढ़ गया। और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अगर आउटर मोस्ट सेल पे बढ़ गया तो वो साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा या नहीं, ये बताओ। साइज श्रिंक करेगा ना। यस सर। तो उसी की वजह से जो होता है कैटायन जो है इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन इट्स पेरेंट एटम। तो क्योंकि कैटायन के केस में क्या है, सिग्मा सिग्मा का वैल्यू ये डिक्रीज कर जाता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर डिक्रीज करेगा तो सिग्मा डिक्रीज होता है, और सिग्मा के डिक्रीज होने से जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, वो घट जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? और यहाँ पे एक दूसरा ऐसा भी समझ सकते हो कि Na+ जो है, Na से Na+ जो बना, ठीक है, तो इस केस में हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे मेरे पास एक डेटा है, देख लो कितना डिफरेंस हो जाता है। जैसे मेरे पास डेटा है फॉर एग्जांपल, जैसे Na का जो है ना, इस न्यूट्रल Na का जो साइज है देखो ये 186 पिकोमीटर होता है इसका जो एटॉमिक साइज है। और जैसे ही ये Na+ बन गया ना तो इसका साइज डिक्रीज होके देखो कितना हो गया, 95 पिकोमीटर हो गया। देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो इस केस में हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन Na से निकल गया तो इसका शेल भी तो कम हो गया ना पूरा, एक शेल ही तो हट गया। समझ रहे हो बात?
Na+ में अब कितने शेल बचे? Na में कितने शेल्स थे? सोडियम का अगर न्यूट्रल एटम है तो उसमें कितना सेल था ये बताओ? 3. 3 था। अब एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका हट गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जो हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे वो Na+ में, अब जो आउटर मोस्ट शेल बन गया ये, तो अब Na+ में क्या हो गया? सेकंड सेल ही आउटर मोस्ट हो गया ना। तो अब हम लोग जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो न्यूक्लियस से सेकंड सेल के बीच का डिस्टेंस मेजरमेंट होगा। तो इसलिए इसमें हम लोग इस तरह से भी सोच सकते हैं, ठीक है, Na+ के केस में। तो इसलिए यहाँ पे देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया। Na का जो न्यूट्रल एटम का जो साइज है वो 186 पिकोमीटर है। पिकोमीटर समझते हो ना? मीटर में कितना हो गया? ये बहुत ही छोटा 10 रेडियस है। raised to power minus 12. हाँ, 1 पिकोमीटर जो होता है ये 10⁻⁻12 मीटर है। ठीक है, तो वो उस रेंज में होता है ये साइज। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा छोटा वैल्यू है। तो हम लोग इस रेंज में, पिकोमीटर के रेंज में ये मेजर करते हैं। तो Na का जो साइज है वो 186 पिकोमीटर और Na+ का 95 पिकोमीटर। डिफरेंस देख लो, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से कितना का डिफरेंस आ गया। तो ये ध्यान रखना कि किसी भी कैटायन का साइज जो होगा उसके पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जनरलाइज करके बोल सकते हैं क्यों ऐसा होता है। क्योंकि कैटायन के केस में सिग्मा डिक्रीज करता है, सिग्मा डिक्रीज करने से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो साइज जो होता है ये घटता है। ठीक है, क्योंकि ये साइज जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव है। जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी तरह एट द सेम टाइम हम लोग एनायन के टर्म में भी बात कर सकते हैं। एनायन के केस में क्या होगा बताओ? जैसे मान लो एक एनायन ले लिए एफ, ये एफ एक एटम लिए और इसका एनायन F-। बताओ किसका साइज ग्रेटर होगा, एफ या F- का? सर F F माइनस। minus. F- का। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, एनायन के केस में हम लोग बोलते हैं एन एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर इन साइज। ठीक है, एनायन का साइज जो होता है हमेशा उसके पेरेंट एटम से बड़ा होगा, ग्रेटर इन साइज देन इट्स पेरेंट एटम। इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? फटाफट बोलो। जैसे कैटायन का एक्सप्लेन किया था उसी तरह यहाँ भी कर सकते हो, बोलो जल्दी से। कैसे एक्सप्लेन करेंगे बताओ? सर एनायन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका सिग्मा का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा। इस वजह से तो यहाँ साइज पे वही है, इंक्रीज। चलो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो इस केस में एनायन कैसे फॉर्म करता है? इलेक्ट्रॉन गेन से एनायन का फॉर्मेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसका पेरेंट एटम से बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ गया तो सिग्मा इंक्रीज होगा, और सिग्मा इंक्रीज होने से जेड इफेक्टिव क्या होगा? ये डिक्रीज होगा। और जेड इफेक्टिव अगर डिक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगा? ये ओवरऑल साइज जो है ये इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है इसका। यहाँ भी एक डेटा है मेरे पास। जैसे एफ का जो साइज है, न्यूट्रल एफ का, ये होता है 64 पिकोमीटर। अब जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, F- बना लिया, तो इसका साइज जो इंक्रीज होकर देखो ये 136 पिकोमीटर हो जाता है। तो देख रहे हो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया, दिख रहा है ना? तो एक्चुअली डेटा तुमको याद रखने का जरूरत नहीं है, ये कंपैरिजन है बस। ये देखना, ये हमेशा हम लोग देखो, ये जो आयोनिक रेडियस हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ये हम लोग उसी एटम के न्यूट्रल, उसी उसी के पेरेंट एटम से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि Na+ को हम लोग मैग्नीशियम के एटम से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन इट्स पेरेंट एटम। और एनायन में भी बोल सकते हैं हम लोग, एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर इन साइज देन इट्स पेरेंट एटम। ठीक है, वो कंपैरिजन दूसरे एटम के साथ वो कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे अभी आगे। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ उस एटम के मतलब उस पेरेंट एटम और उसके कैटायन या एनायन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। समझ आया बात? आयोनिक रेडियस को कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग? क्लियर है? यस और नो? यस सर।
चलो फटाफट इसको नोट करो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग पे जाएंगे। अभिषेक समझ आ रहा है तुमको? यस सर। गौरी? कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। चलो ठीक है। तो ये आयोनिक रेडियस के बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लिए। चलो अब देखते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो एटॉमिक रेडियस को इम्पैक्ट करते हैं, उसके बाद वेरिएशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो अब फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। इसको आर से डिनोट करते हैं, एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज बोल दो। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर था ना जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करता है, ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जेड इफेक्टिव से डिनोट करते हैं इसको। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक रेडियस के? बताओ रिलेशन कैसा है इसका एटॉमिक साइज के साथ, डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स। इनवर्स। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस आर। मतलब जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, ये घटेगा। ठीक है, और जेड इफेक्टिव अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ध्यान रखना। पहला फैक्टर ये हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा फैक्टर होता है नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स एन से डिनोट कर रहा है। अब नंबर ऑफ सेल्स क्या होगा, जैसे जैसे सेल इंक्रीज होते जाएगा किसी भी एटम में तो उसका रेडियस ऑब्वियसली बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ सेल्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, यस और नो? बताओ, नंबर ऑफ सेल मतलब सेल का एडिशन अगर होते जाएगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा या नहीं? सिंपल सा बात है ना, जितना ज्यादा सेल ऐड होते जाएगा उसमें एटॉमिक रेडियस क्या होते जाएगा, उसका इंक्रीज करते जाएगा। तो नंबर ऑफ सेल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर हो गया नंबर ऑफ शेल्स। तीसरा इसमें फैक्टर होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस में, हम लोग बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट। ये सुने हो तुम लोग, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट? बताओ, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, अभी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट ये क्या है? तो एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो हम लोग बात किए थे कि एटॉमिक रेडियस मेनली जो डिसाइड होता है वो किसके किसके बीच का डिस्टेंस है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का डिस्टेंस है। तो हम लोग मेनली जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करते हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मेनली हम लोग आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए कंसर्न है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो दो टाइप का फोर्सेस एक्ट करता है, एक न्यूक्लियस का उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, और दूसरा अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनका रिपल्सन उसके ऊपर एक्ट कर। आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है ना? यस यस सर। सर। चलो ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलने का मतलब या शील्डिंग इफेक्ट बोलने का मतलब क्या हुआ, वही सेम चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि देखो न्यूक्लियस क्या चाहता है कि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहा है, और अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे मिलके क्या चाह रहे हैं, वो सारे मिलके उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल कर रहे हैं। रिपेल कर रहे हैं तो फोर्स क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, वो बाहर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एक तरह से शील्ड की तरह काम कर रहा है या एक तरह से स्क्रीन की तरह काम कर रहा है, किसके बीच में, किसके किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरह से शील्ड की तरह एक्ट कर रहा है। शील्ड की तरह एक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस जो है उसको खींचना चाह रहा है अपनी तरफ, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं, कैसे, उसको रिपेल करके। समझ रहे हो बात? तो इसी इफेक्ट को बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट,
कि एक तरह से जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एक तरह से शील्ड या स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहे हैं, जो कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बचाना चाह रहे हैं, या न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को, उसके नेट इफेक्ट को वो कम करना चाह रहे हैं। कैसे कम करते हैं वो? इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके, अपोजिट डायरेक्शन में वो रिपेल करके उस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से उसको बचा रहे हैं। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि द स्क्रीनिंग ऑफ outermost electrons ठीक है, by the, ऐसे लिख लो, electrons present in the screening of outermost electrons by the electrons present in inner shells from the nucleus of an atom is known as स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, यही हुआ स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरह से शील्ड की तरह एक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, अब ये बताना तुम लोग कि अगर इनर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनका शील्डिंग पुअर हो गया, शील्डिंग अगर पुअर है, मतलब शील्ड वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहे हैं, शील्डिंग अगर पुअर होगा, तो शील्डिंग पुअर होने का मतलब क्या हुआ? शील्डिंग पुअर होने का मतलब क्या हुआ, बताओ तो? जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? अगर शील्डिंग पुअर होगा तो इंक्रीज। शील्डिंग पुअर समझ रहे हो? वो मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या है कि वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बचाना है, उसको मतलब न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के इफेक्ट को कम करना है। अगर वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहा है, शील्डिंग पुअर है उसका, उतने अच्छे से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम नहीं कर पाया न्यूक्लियस के, तो शील्डिंग अगर पुअर होगा इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स का, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज कर जाएगा ना। और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज कर गया, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, बताओ? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि शील्डिंग अगर पुअर हुआ तो एटॉमिक रेडियस ये क्या होता है, एटॉमिक रेडियस ये डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, एक लाइन ऐड करके लिख सकते हो तुम लोग कि व्हेन शील्डिंग इज पुअर, ठीक है, व्हेन शील्डिंग इज पुअर, इसका मतलब क्या हुआ कि द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द outermost electrons increases, और ये अगर इंक्रीज करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि एज ए रिजल्ट ऑफ विच एटॉमिक रेडियस क्या इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, बताओ? शील्डिंग अगर पुअर हुआ तो एटॉमिक रेडियस क्या? डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो शील्डिंग अगर पुअर हुआ, शील्डिंग जितना ज्यादा पुअर होगा एटॉमिक रेडियस उतना कम होगा। और शील्डिंग अगर इफेक्टिव हुआ, शील्डिंग अगर इफेक्टिव है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ? शील्डिंग अगर इफेक्टिव है, अच्छा शील्डिंग है, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? सर इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब हम लोग, हाँ बोलो। सर अगर सपोज करें कि सर ये जो सिग्मा का वैल्यू है वो 0 आएगा तो सर एटम कोलैप्स कर जाएगा। सिग्मा का वैल्यू 0 आएगा? वो 0 नहीं आएगा कभी भी। नहीं सर, हम बोल रहे सपोज करने। अरे इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन का वैल्यू 0 कभी थोड़ी आएगा।
कुछ ना कुछ तो रिपल्सन होगा ना। सिग्मा का वैल्यू तुम 0 बोल रहे हो, किसका वैल्यू 0 बोल रहे हो? सर होगा नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं सपोज करने, अगर वैसा होगा तो सर एटम कोलैप्स कर जाएगा। किस चीज का वैल्यू, पहले ये बताओ, जेड इफेक्टिव का वैल्यू सर 0 या सिग्मा। सिग्मा का वैल्यू 0? मतलब वो थियोरेटिकली भी तुम कैसे सोच सकते हो, बताओ, सिग्मा का वैल्यू 0? किस, कोई एक ऐसा कंडीशन बताओ जिसमें सिग्मा 0 हो सकता है। नहीं सर, हम वो कोई बोल नहीं रहे होगा, हम बोल रहे अगर हुआ तो। तो एटम क्या बोल रहे, कोलैप्स कर जाएगा, क्यों कोलैप्स करेगा? सर पूछ रहे हैं हम। नहीं नहीं, तो वह तो एटम कोलैप्स करने का क्या रीजन हुआ फिर? वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं एटम, वो तो स्टेबल है ना, वो ये सारे फोर्सेस को कंसिडर करके ही वो एटम है ना। ये तो एक्चुअली एटम तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, वो सब चीजों को बाद में एक्सप्लेन किया गया। ये सारा चीज जो है ना, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये सब चीज थ्योरेटिकल चीजें हैं। ये एटम तो, एटम का स्टेबिलिटी तो वो पहले से है, हमको पहले से पता है कि एटम स्टेबल है। ठीक है, जैसे तुम लोग बहुत सारा एटॉमिक थ्योरी पढ़ रखे होगे ना, जो सबसे पहले जो इसका थ्योरी था, याद है, वो रदरफोर्ड का थ्योरी था ना शायद, जो कि कोलैप्स किया था, जो कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया था एटम के स्टेबिलिटी को। रदरफोर्ड का ही थ्योरी था ना, जिसके बाद बोर्स मॉडल ऑफ एटम आया था, याद है? यस यस। तो वो एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो वहां पे वो ऐसा थोड़ी है कि वो जो सोचा था वही करेक्ट है, एटम का स्टेबिलिटी पहले से है। अब उन चीजों को कैसे एक्सप्लेन किया गया, ये सारा चीज कंसिडर करके ही एटम स्टेबल है ना, तो वो बस एक्सप्लेनेशन है ये सब, उसका आफ्टर इफेक्ट है, उसका एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो एटम कोलैप्स तो नहीं करेगा, एटम तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, एटम स्टेबल है। अब उन चीजों को कैसे एक्सप्लेन करना है, तो ये सारा थियोरेटिकली चीजें डेवलप किया गया है, ये सारा चीज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट, तो इन सब चीजों को कंसिडर करके ही तो स्टेबल है ना एटम, ये सारा चीज कंसिडर करते हुए स्टेबल है। ठीक है, तो एटम कोलैप्स करने का वैसा कोई सीन तो नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये देखो शील्डिंग इफेक्ट जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो शील्डिंग अगर इफेक्टिव होगा, तो शील्डिंग इफेक्टिव होने का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो क्या हो जाएगा, शील्डिंग अगर इफेक्टिव होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, बताओ? सर डिक्रीज करेगा। डिक्रीज कर जाएगा, और वो अगर डिक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे ये बताना, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस हुआ या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बताओ। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डायरेक्ट रिलेशन हो गया एटॉमिक रेडियस के साथ या इनवर्स रिलेशन है? डायरेक्ट। डायरेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, क्योंकि शील्डिंग अगर पुअर होता है, शील्डिंग जितना कम होते जाएगा एटॉमिक रेडियस भी कम होते जाएगा, और शील्डिंग जितना ज्यादा इफेक्टिव होगा, मतलब शील्डिंग जितना ज्यादा इंक्रीज होते जाएगा, तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब जैसे तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में डिफरेंट ऑर्बिटल्स का शेप पढ़ रखे होगे। एस ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, पी ऑर्बिटल का डंबल शेप होता है, पढ़ रखे हो? यस सर। डी ऑर्बिटल का जो होता है डबल डंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर डिफरेंट ऑर्बिटल्स में अगर हम लोग कंपेयर करें ना, इन सभी ऑर्बिटल्स का शील्डिंग पावर अगर कंपेयर किया जाए, शील्डिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो ये बताओ उन चारों ऑर्बिटल्स में एफ एफ ऑर्बिटल का शेप हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, वो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अगर उन चारों में, और एफ ऑर्बिटल का शेप जो होगा ना वो एक्चुअली डी से भी बड़ा शेप होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत ज्यादा डिफ्यूज नेचर का होगा, मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम उसका फैला हुआ होगा, तो वो अपने सिलेबस में नहीं है, उसको छोड़ दो। लेकिन फिर भी उसको कंसिडर कर रहे हैं, इन चारों को अगर हम लोग कंसिडर करें, एस, पी, डी और एफ, इन चारों ऑर्बिटल्स के अगर शील्डिंग पावर को कंपेयर किया जाए,
तो बताओ शील्डिंग पावर ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा हो। क्योंकि देखो शील्डिंग पावर हम लोग कैसे कंपेयर कर रहे हैं, इनर शेल का इलेक्ट्रॉन्स अगर रिपेल करेगा तो जितना ज्यादा उस इनर शेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतने अच्छे से वो रिपेल कर सकता है ना। समझ रहे हो बात? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म में ही बात करेंगे ना हम लोग, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उस इनर शेल में उतनी ही इफेक्टिवली वो क्या कर सकता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर सकता है। तो इन चारों ऑर्बिटल में तुम लोग बताओ कौन से ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे मैक्सिमम है, एस पी डी और एफ में? सर एफ एफ के ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगा, क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बताओ डेंसिटी के टर्म में सोचो तुम लोग। डेंसिटीज नहीं समझ रहे हो? जैसे नॉर्मली हम लोग मास डेंसिटी कैसे बोलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी के टर्म में बात कर रहे हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो एस के ऑर्बिटल का होता है, क्योंकि एस के ऑर्बिटल का शेप देखा हो ना, ये कितना छोटा शेप होता है, स्पेरिकल शेप है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरा यूनिफॉर्मली कंसंट्रेटेड है, पूरा थ्रू आउट ये पूरा इलेक्ट्रॉन्स इसमें कंसंट्रेटेड है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और पी के ऑर्बिटल का शेप अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पी ऑर्बिटल का शेप जो होता है ये डम्बल शेप है। अब डम्बल शेप है तो इसमें देखोगे ऑर्बिटल्स बहुत ज्यादा वॉल्यूम ही ये ऑक्युपाई किया हुआ रहता है, ठीक है, ये पूरा कंसंट्रेटेड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है ये कंसंट्रेटेड, किसी एक जगह पे ये कंसंट्रेटेड नहीं है, ये डिफ्यूज है। एस ऑर्बिटल से अगर हम लोग कंपेयर करें तो इसका वॉल्यूम क्या है, ये ज्यादा डिफ्यूज है एज कंपेयर टू एस ऑर्बिटल। और ये डंबल जो होता है वो काफी बड़ा शेप का होता है एज कंपेयर टू एस ऑर्बिटल। तो ओवरऑल जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी किसमें ज्यादा होगा ये बताओ। ये एस ऑर्बिटल हो गया, ये पी का ऑर्बिटल हो गया, डी ऑर्बिटल में देखोगे, डी ऑर्बिटल में और भी क्या होता है, ये दो दो डंबल है, डबल डंबल, तो इसका शेप जो होता है ना, ये वॉल्यूम जो होता है और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, पी से भी काफी बड़ा वॉल्यूम हो जाता है। तो जब हम लोग डेंसिटी काउंट करेंगे, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जब बात करेंगे, तो वो डेंसिटी क्या होते जाएगा, वो डिक्रीज करते जाएगा या नहीं, ये बताओ, बोलो। हम लोग एफ ऑर्बिटल को कभी नहीं पढ़ेंगे क्या? क्या बोल रहे हो? एफ ऑर्बिटल का शेप नहीं पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है, वो अपने सिलेबस में नहीं है। 12 क्लास में भी नहीं है क्या? क्या? 12 क्लास में है क्या? नहीं नहीं, वो अपने सिलेबस में ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा हायर जब रिसर्च में जाओगे तब वो जाके, इनफैक्ट ग्रेजुएशन में भी नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, अब जैसे जैसे ऑर्बिटल्स का, जैसे हम लोग ऑर्बिटल का शेप तुम लोग पढ़ चुके हैं एसपीडी में, हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्बिट जैसे एस से पी शब्द के शेप को अगर कंपेयर करें हम लोग, तो हम लोग देख रहे हैं कि एस के ऑर्बिटल से वॉल्यूम क्या हो गया, पी के ऑर्बिटल का वॉल्यूम काफी बड़ा हो गया एस के कंपैरिजन में। उसी तरह से डी के ऑर्बिटल का वॉल्यूम क्या हो गया, पी पी के रेस्पेक्ट में भी काफी बड़ा हो गया। उसी तरह एफ ऑर्बिटल का जो वॉल्यूम होता है, एफ ऑर्बिटल का जो वॉल्यूम होगा वो डी से भी काफी बहुत ज्यादा हाईली डिफ्यूज हम लोग बोल सकते हैं। ये एफ ऑर्बिटल का जो वॉल्यूम होता है ना, ये बहुत ज्यादा डिफ्यूज होता है, बहुत ज्यादा स्पेस ये ऑक्युपाई करता है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा ऑर्बिटल्स का, उसका डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मतलब हम लोग जब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होते जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज, ये बताओ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में होगा, एस में, पी में, डी में या एफ में, किसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे मैक्सिमम है? एस। एस के ऑर्बिटल का, ठीक है, क्योंकि एस के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड होते हैं। तो जब हम लोग ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म में बात करेंगे ना, तो डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी, और एफ का ऑर्बिटल का डेंसिटी जो होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही पुअर होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग शील्डिंग पावर के टर्म में बात करेंगे, इन सभी ऑर्बिटल्स का शील्डिंग पावर, तो वैसा ऑर्बिटल जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है,
ज्यादा है वही तो अच्छे से शिल्ड कर पाएगा ना। तब रिपेल ज्यादा कौन कर पाएगा? जिसके पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतने अच्छे से वो रिपेल कर सकता है, उतने अच्छे से वो रिपल्सन फोर्स लगा सकता है। यस और नो? इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जितना कम होते जाएगा तो वो उसका फोर्स ऑफ रिपल्सन भी क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। तो यहाँ पे बताओ शील्डिंग पावर अगर हम लोग कंपेयर करें तो शील्डिंग पावर कौन सा ऑर्बिटल का ज्यादा होगा? सबसे सर मैक्सिमम। हाँ बोलो। लेकिन एस में तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स रहता है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म में सोचो। कम इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन उसका वॉल्यूम क्या है? वो वॉल्यूम भी तो रोल प्ले करेगा ना डेंसिटी में। वॉल्यूम कंपैरेटिवली एस के रेस्पेक्ट में पी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एकोमोडेट हो भी रहे होंगे, लेकिन वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो ओवरऑल जब चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं ना हम लोग, तो चार्ज डेंसिटी वो एस में सबसे मैक्सिमम रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में सिर्फ हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम भी यहाँ पे आ जाएगा इफेक्ट में ना, क्योंकि ओवरऑल हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नो डाउट कि पी में ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट किए जा सकते हैं एज कंपेयर टू एस, बट पी का वॉल्यूम, पी के ऑर्बिटल का वॉल्यूम इतना ज्यादा बड़ा होता है। हम लोग इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल बात कर रहे हैं, तो पी ऑर्बिटल के टर्म में बात करेंगे तो ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना, आइदर वो एस का ऑर्बिटल लो या पी का ऑर्बिटल लो। समझ रहे हो बात? यस सर। एक ऑर्बिटल, हम लोग इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल बात कर रहे हैं, तो पूरे सबशेल का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, एस के एक ऑर्बिटल का, पी के एक ऑर्बिटल का, डी के एक ऑर्बिटल का और एफ के एक ऑर्बिटल का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ऑर्बिटल में तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं सबके केस में? ये बताओ। 2। 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ पे जब ओवरऑल चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस केस में आ जाएगा? कौन से ऑर्बिटल में रहेगा? एस। एस। उसके बाद पी, उसके बाद डी, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो एफ में रहेगा। तो जब हम लोग ऑर्बिटल्स के शील्डिंग पावर की बात करते हैं, यहाँ पे देख रहे हो शील्डिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल्स हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो ऑर्बिटल्स का अगर शील्डिंग पावर कंपेयर करें तो कौन सा ऑर्बिटल जो है वो इफेक्टिवली शील्ड कर पाएगा? सबसे मैक्सिमम शील्डिंग कौन से ऑर्बिटल का होगा? ये बताओ। जिसका चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो इन चारों में अगर कंपेयर करें तो कौन सा ऑर्बिटल का शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा है? बताओ। एस, पी, डी या एफ? किसका? एस। एस। इसके बाद पी। फिर डी और फिर एफ। ये इस ऑर्डर में ये डिक्रीज करेगा, ये ध्यान देना। और एफ का जो शील्डिंग पावर होता है ना, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इतना कम है कि इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा वेरी पुअर शील्डिंग होता है, मतलब वेरी पुअर शील्डिंग। ठीक है, क्योंकि साइज इसका इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इफेक्टिवली वहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो होता है ना, वो बहुत ही नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाता है, जिसकी वजह से इसका शील्डिंग जो होता है वेरी पुअर है। डी के केस में भी, डी का भी पुअर शील्डिंग ही है। डी के केस में भी, डी का भी ऑर्बिटल देखते हैं हम लोग, डी का ऑर्बिटल भी बहुत ज्यादा डिफ्यूज रहता है, मतलब बहुत ज्यादा वो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, तो डी का भी शील्डिंग जो होता है ना, ये भी पुअर ही है। एस का शील्डिंग जो है वो सबसे अच्छा है, उसके बाद पी, फिर डी का पी से बहुत ही कम हो गया, और एफ का तो बिल्कुल नेग्लिजिबल ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। शील्डिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर कंपेयर करना हो तो इस ऑर्डर में हम लोग कंपेयर करते हैं। एस का सबसे अच्छा शील्डिंग पावर, फिर पी का, फिर डी पुअर हो गया, एफ का बहुत ही पुअर हो गया। समझ रहे हो? क्योंकि ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग एक्सेप्शंस एक्सप्लेन करेंगे ना, तो उसमें यही सब रीजंस होता है जिसकी वजह से एक्सेप्शंस आते हैं, और इसी से एक्सप्लेन भी होता है एक्सेप्शंस वाला पार्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। समझ आया ये बात सबको? बताओ, नहीं आया तो फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। बोलो कोई भी, किसी को अगर हाँ बोलो।
आ गया ना सबको समझ में? यस सर। चलो, तो ये ध्यान देना, 3 फैक्टर अभी तक हम लोग पढ़े हैं जो कि एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से 3 फैक्टर्स होते हैं? पहला हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक रेडियस के। दूसरा हो गया नंबर ऑफ शेल्स, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और तीसरा हो गया स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, चलो, तो ये हम लोग फैक्टर्स देख लिए, कौन कौन से फैक्टर्स एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट कर रहे होंगे। अब हम लोग वेरिएशन देखने वाले हैं, जनरल ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पे लिख लो हेडिंग, जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये जनरल ट्रेंड है, ये तुम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ रखे हो। जनरल ट्रेंड में हम लोग कैसे 2 पार्ट में देखते हैं, एक हम लोग पीरियड में कंपेयर करते हैं लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप में कंपेयर करते हैं टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला बताना, ऑन मूविंग फ्रॉम, ये तुम लोग खुद ही बता सकते हो, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। चलो, लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये बताओ। सर डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होता है? सर क्योंकि Z इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने से एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ये जनरल ट्रेंड है, अभी एक्सेप्शंस हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस आएंगे। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन Z इफेक्टिव। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे देखोगे Z इफेक्टिव इंक्रीज करते जा रहा है, और Z इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये जनरल ट्रेंड है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ये तो हो गया पीरियड में, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। ये बताओ क्या सर होगा एटॉमिक, इंक्रीज करता है क्यों, रीजन क्या है? सर, क्योंकि हर पीरियड में सर एक सेल ऐड होते जाता है। हाँ, ग्रुप में अगर हम लोग ग्रुप के एलिमेंट को कंपेयर करें, ठीक है, टॉप टू बॉटम अगर जाओगे तो पीरियड 1 से वो देखोगे पीरियड 2 के एलिमेंट में जा रहे हैं, तो एक एक पीरियड बढ़ते जा रहा है ग्रुप में। तो जैसे जैसे एक एक पीरियड इंक्रीज होते जाएगा ना, तो उसका मतलब एक एक शेल जो है, नया शेल का एडिशन होते जा रहा है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एटॉमिक रेडियस के, तो ये ऑलरेडी हम लोग को पता था। तो ये जनरल ट्रेंड है, ये इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जनरल ट्रेंड का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी तुम लोग को पहले से ही पता होगा। अब मेन जो है इसमें जनरल ट्रेंड को कौन कौन से एलिमेंट्स जो फॉलो नहीं करते, कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शंस आता है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये पहले इसको नोट करो, फिर हम एक्सेप्शंस वाले पार्ट पे मूव करेंगे। लिख लियो? हेलो, हेलो, यस सर। हो गया है ना यहाँ तक सबका नोट? देख लो एक बार। शालिनी, आवाज आ रहा है? यस सर। चलो लिख लियो यहाँ तक। यस सर। ओके, चलो, तो यहाँ तक हो गया हमारा जनरल ट्रेंड। अब हम लोग एक्सेप्शन वाले पार्ट पे मूव कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे एटॉमिक रेडियस में एक्सेप्शंस आता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, एक्सेप्शंस इन जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। एक्सेप्शंस इन जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, हेडिंग डालो जल्दी से।
हेलो, आवाज आ रहा है क्या अब? यस सर। चलो, तो एक्सेप्शंस इन जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहला एक्सेप्शन कहाँ आता है बताओ, फर्स्ट एक्सेप्शन बोलो। इन केस ऑफ नोबल गैस, नहीं पढ़े हो ये वाला? ये तो 10th में पढ़े हो गया तुम लोग। यस सर। इन केस ऑफ नोबल गैस एलिमेंट, तो नोबल गैस के एलिमेंट में क्या एक्सेप्शन आता है देखो। जैसे जनरल ट्रेंड में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, जनरल ट्रेंड में हम लोग पढ़े हैं कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पे क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे देखो, जैसे मान लो सेकंड पीरियड का अगर हम लोग एग्जांपल लें, पीरियड टू, तो पीरियड टू में कौन कौन से एलिमेंट होंगे बताओ तो जल्दी जल्दी। पीरियड टू में एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? कहाँ से स्टार्ट होता है पीरियड टू? लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है। अब देखो, अगर जनरल ट्रेंड के टर्म में अगर हम लोग बात करें, जनरल ट्रेंड के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस ये क्या होना चाहिए था, शुड डिक्रीज। तो यहाँ तक ये तो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। कहाँ तक डिक्रीज कर रहा है? फ्लोरीन तक तो ये डिक्रीज किया, लेकिन लास्ट में देखा गया कि नियॉन का साइज जो होता है ना, वो फ्लोरीन से क्या हो गया, बड़ा हो गया। मतलब ये इस तरह से था, लिथियम, सॉरी, ये डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। तो ये ऑर्डर अगर हम लोग देखें, तो लिथियम का साइज जो है ये बेरिलियम से ज्यादा, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन का साइज जो है ये नियॉन से छोटा होना चाहिए था ना, या बड़ा होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था बताओ? अगर जनरल ट्रेंड के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, तो फ्लोरीन और नियॉन में किसका साइज बड़ा होना चाहिए था? फ्लोरीन। फ्लोरीन। फ्लोरीन का। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन देखा गया कि फ्लोरीन के साइज से नियॉन का साइज जो है ये काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है। फ्लोरीन के साइज से नियॉन का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है। और ये एक्सेप्शन नोबल गैस, मतलब हर एक पीरियड में देखने को मिलता है नोबल गैस के एलिमेंट में, हर केस में, कि ग्रुप नंबर 17 जो है ये हेलोजन ग्रुप जो है, अगर नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो हेलोजन से साइज जो है वो नोबल गैस वाले का छोटा होना चाहिए था जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे क्या होता है, नोबल गैस का साइज जो है, नोबल गैस के एटम का साइज, वो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट के साइज से वो इंक्रीज कर जाता है। तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ये रीजन ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत ही आसान सा एक्सप्लेनेशन है इसमें, बताओ तो, ये क्यों एक्सेप्शन, ये क्यों हो रहा है? हर एक पीरियड में ऐसा एक्सेप्शन होगा नोबल गैस वाले एलिमेंट में, क्यों ऐसा हो रहा है? कोई रीजन बता सकता है? रीजन भी पढ़े होगे इनफैक्ट तुम लोग, बताओ इसका तो। बोलो। हेलो। सर हेलो। शायद क्योंकि नोबल गैसेस में क्या बोलते हैं, बैलेंस होता है इसका पूरा एटम। नॉर्मल गैसेस के केस में क्या बोल रहे हो? इसका आउटर मोस्ट शेल में मतलब बैलेंस होता है इक्वेशन। इक्वेशन बैलेंस रहता है, ये क्या बोल रहे हो? चलो, ये हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, नोबल गैसेस के एटम्स के केस में कौन सा रेडियस मेजर किया जाता है, ये बताना। नोबल गैसेस के केस में कौन सा रेडियस आता है नोबल गैस के एटम्स में? वैंडर वाल रेडियस। वंडर वॉल रेडियस। तो जब भी नोबल गैसेस का एटम्स का जब बात करेंगे ना हम लोग, नोबल गैसेस के एटम्स के, तो उसमें जो रेडियस हमेशा कैलकुलेट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, तो नोबल गैसेस के केस में देखोगे उनका वंडरवॉल रेडियस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि नोबल गैसेस के दो एटम्स के बीच में हमेशा वंडरवॉल फोर्सेस एक्ट करता है, जो कि वीक फोर्स है। तो वंडरवॉल रेडियस मेजर किया जाता है नोबल गैस के लिए, और वंडरवॉल रेडियस हम लोग कंपेयर कर चुके हैं। वंडरवॉल रेडियस जो है, जितने भी टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस हम लोग पढ़े हैं, उन तीनों टाइप में वंडरवॉल रेडियस क्या होता है, सबसे मैक्सिमम होता है। यस और नो? वंडरवॉल रेडियस सबसे मैक्सिमम होता है ना तीनों रेडियस में से।
यस और नो? यस सर। यस सर। तो इसलिए यहाँ पे नोबल गैस का रेडियस क्या हो जाता है, वो लास्ट वाले एलिमेंट से मतलब हेलोजन वाले ग्रुप से वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ रीजन लिख लेना कि सिंस वंडर वॉल्स, ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, वंडर वॉल्स रेडियस इज मेजर्ड फॉर द atoms of noble gases, therefore the radius of noble gas element increases, या फिर रेडियस ऑफ नोबल गैस एलिमेंट इज हायर, नहीं लिख लो, ग्रेटर लिख लो। ठीक है, रेडियस ऑफ नोबल गैस एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हेलोजेंस। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना एज द वैल्यू ऑफ आर वंडरवाल, ठीक है, एज द वैल्यू ऑफ वंडरवाल्स रेडियस इज मैक्सिमम among all the types of atomic radius। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यही रीजन होता है, सिंपल सा रीजन है कि नोबल गैसेस के केस में, नोबल गैसेस के एटम्स के केस में हम लोग वंडरवाल रेडियस मेजर करते हैं, और वंडरवाल रेडियस का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, जितने भी टाइप्स के एटॉमिक रेडियस हम लोग देखे हैं उनमें सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे ग्रेटर वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। इसलिए नोबल गैसेस के एटम्स का क्या होता है, साइज जो होगा वो हेलोजन से इंक्रीज कर जाता है, हेलोजन के साइज से ज्यादा होता है। सर हाँ बोलो। सर सिर्फ हेलोजन के एटम से ही ज्यादा होगा या उसके बाद वाले एटम से भी ज्यादा होगा? अब वो बाद वाले एटम से, वो देखो एक्चुअली वो हम लोग डेटा, वो बिना डेटा के हम लोग नहीं बता सकते हैं। किसी किसी पीरियड में क्या होता है ना, जैसे फर्स्ट वाले पीरियड में देखोगे, जो सेकंड ये वाला जो पीरियड हम लोग कंसिडर किए हैं, तो इसमें क्या होता है कि नियॉन इतना ग्रेटर साइज हो जाता है कि इसका लिथियम से भी बड़ा साइज हो जाता है। ठीक है, जैसे जो सेकंड पीरियड है इसमें देखोगे नियॉन का साइज फ्लोरीन से इतना ज्यादा बड़ा हो गया, फ्लोरीन से तो बड़ा है ही, ये इनफैक्ट लिथियम से भी बड़ा हो गया। तो मतलब पीरियड 2 में सबसे मैक्सिमम साइज अगर देखोगे तो नियॉन का हो जाता है। लेकिन वही अगर पीरियड 3 में गए तो पीरियड 3 में देखोगे वैसा नहीं होता है। ठीक है, पीरियड 3 में बस इससे इंक्रीज हुआ, मतलब पहले वाले एलिमेंट से कंपेयर करोगे तो पीरियड 3 में वो साइज ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली एक जैसा होता है। ठीक है, उसके बाद पीरियड 4 में देखोगे तो वो पहले वाले एलिमेंट से साइज छोटा होता है। ठीक है, तो वो तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि ये नियॉन का साइज जो है वो बोरोन से छोटा है या बड़ा है, ठीक है, या बेरिलियम से छोटा है या बड़ा है, ऐसे हम लोग नहीं बता सकते वो बिना डेटा का। ठीक है, मतलब ये हेलोजन से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि हेलोजन से ये ग्रेटर होगा। ठीक है, अब उसके ये लिथियम से बड़ा होगा, जैसे उसके लिए तो हमको पूरा सारा डेटा याद रखना होगा ना, वैसे तो बिना डेटा के हम लोग ऐसे नहीं बता पाएंगे ना। हम लोग कंपेयर जो कर रहे हैं वो कंपैरिजन जो है वो सिर्फ उसके हेलोजन वाले एलिमेंट से कर सकते हैं, जहां पे मतलब एक्सेप्शन आ रहा है ये वाला हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर हमको किसी दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करना है तो फिर वहां पे डेटा का जरूरत पड़ जाएगा, जो कि ऐसे नहीं बता सकते हम लोग बिना डेटा। तो हर एक पीरियड में वो अलग अलग केस होता है ना, जैसे सेकंड पीरियड में नियॉन का साइज बढ़ के लिथियम से भी बड़ा हो गया, फिर थर्ड वाले पीरियड में देखोगे आर्गन आता है और उसका पहला वाला एलिमेंट है सोडियम, तो आर्गन और सोडियम के साइज में देखोगे उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मतलब ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली सेम ही रहता है। फिर उसके बाद क्रिप्टन आएगा, आर्गन के नीचे क्रिप्टन। ठीक है, क्रिप्टन और उसका पहला एलिमेंट कौन सा होगा, पोटाशियम, तो वहां पे देखोगे कि पोटाशियम का साइज बड़ा होता है इनफैक्ट क्रिप्टन से। ठीक है, तो अलग अलग पीरियड का अलग अलग केस है।
तो उतना नहीं याद रखना है, बस ये ध्यान रखो कि नोबल गैस एलिमेंट का साइज जो होता है वो सबसे छोटा होना चाहिए था पीरियड में, ठीक है, किसी भी पीरियड में सबसे छोटा होना चाहिए था, बट वहां पे वो हेलोजन से वो साइज इंक्रीज हो जाता है। और उसका रीजन ये है, एक्सप्लेनेशन अगर कहीं भी पूछा जाए तो एक्सप्लेनेशन ये हम लोग बोल सकते हैं। बहुत जगह देखोगे ऐसे भी लिखा रहता है एक्सप्लेनेशन कि नोबल गैसेस के केस में उसका शेल्स जो होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, और शेल्स कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से वहां रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है ना। पढ़े हो गया ऐसा तुम लोग? नोबल गैसेस के एटम में जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो शेल्स क्या है इसके, कंप्लीटली ऑक्युपाइड है ना, फुल्ली फिल्ड है या नहीं? सारे शेल्स जितने भी ऑर्बिटल्स हैं इसमें वो सारे कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, और कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम है, मतलब जितना होना चाहिए था उस शेल में या उस ऑर्बिटल में जितना होना चाहिए था उतना कंप्लीटली फिल्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, और रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से साइज क्या हो जाता है इसका, बढ़ जाता है। तो बहुत जगह देखोगे ये भी एक्सप्लेनेशन तुमको मिलता है। पढ़े हो ये वाला एक्सप्लेनेशन कोई भी? हेलो, बताओ, ये तुम लोग पढ़े होगे क्लास 10th में, याद है हिमांशु? Yes, sir. ठीक है, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ये है कि वांडरवाल के केस, ये सॉरी नोबल गैस के केस में हम लोग वांडरवाल रेडियस के टर्म में बात करते हैं, और वांडरवाल रेडियस का वैल्यू जो है वो सबसे मैक्सिमम है among ऑल द टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, लिख लिए पहला वाला एक्सेप्शन? यस सर। चलो, फर्स्ट एक्सेप्शन ये हो गया इन केस ऑफ नोबल गैस एलिमेंट। एक्सेप्शन नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 2 है यहाँ पे, रेडियस ऑफ गैलियम is lower than that of aluminium, lower than that of aluminium। ठीक है, अब ये गैलियम और एल्यूमिनियम कौन से, ये ग्रुप का है, ठीक है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बताओ? गैलियम एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम गैलियम ये कौन से ग्रुप में लाई करते हैं, बता सकते हो? कौन सा ग्रुप नंबर है ये? सर 13। ग्रुप नंबर 13। तो इसका पहला एलिमेंट कौन सा होगा ग्रुप नंबर 13 का? बोरोन है ना, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इसके बाद इंडियम होता है, इसमें थैलियम होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिला है। देखो जनरल ट्रेंड में क्या है कि ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए, एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज? Increase. इंक्रीज। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम और गैलियम के केस में ये एक्सेप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे एल्यूमिनियम और गैलियम में अगर जनरल ट्रेंड के टर्म में बात करें तो गैलियम का साइज क्या होना चाहिए था, वो एल्यूमिनियम से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, जब दोनों के साइज को देखा गया तो इनफैक्ट यहाँ पे गैलियम का साइज जो है वो एल्यूमिनियम से छोटा है। तो यहाँ पे साइज जो है ये गैलियम का लोअर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, ये एक्सेप्शन मिल रहा है यहाँ पे। अब इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है? ये तुम्हारा शील्डिंग इफेक्ट से एक्सप्लेन होगा, शील्डिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग पावर जो बताए थे। तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम रीजन लिख रहे हैं, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, गैलियम का एटॉमिक नंबर बताओ 31। इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो फटाफट, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ये एल्यूमिनियम का हो गया। गैलियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। इसके बाद क्या होगा? 4p1। 4p1। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, अब एक्सप्लेन कर पा रहे हो? देखो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसका, आउटर मोस्ट सेल थर्ड सेल है, और थर्ड सेल में भी सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सबसेल का है, पी सबसेल में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे देखो, और गैलियम के केस में
गैलियम के केस में जो आउटर मोस्ट सेल है ये फोर्थ सेल है, ठीक है, और 4 के s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 के p में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका जो इनर शेल्स है, इनर मोस्ट सेल्स, तो इनर मोस्ट सेल में देखोगे आउटर मोस्ट तो इसका थर्ड सेल है, इनर शेल में यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इसका इनर शेल है। इनर शेल के कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है यहाँ पे बताओ तो? S and P। एल्यूमिनियम के केस में s और p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। गैलियम के केस में इनर, किसका ऑडियो ऑन है? शुभम, शुभम म्यूट करो। देखो एल्यूमिनियम के इनर शेल्स जो हैं, इनर शेल्स में एल्यूमिनियम में हम लोग देख रहे हैं s और p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन गैलियम का जब इनर शेल देखोगे, गैलियम का जो सबसे इमीडिएट इनर शेल होगा, थर्ड शेल, थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन्स देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, s में है, p में है और d है, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल जो फोर्थ सेल है, उसके सबसे तुरंत पहले तुमको क्या दिखेगा? 3 का d दिखेगा, दिखेगा ना। जैसे फोर्थ का p शेल जो होगा, ये फोर्थ सेल है, तो फोर्थ सेल ये मान लो थर्ड सेल है गैलियम का। तो थर्ड में कैसे होता है? थर्ड सेल में पहले s वाला आता है, फिर p होता है, फिर d होता है, ऐसे होता है ना अरेंजमेंट। जो ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट होता है, पहले कौन आता है? न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज कौन सा होता है किसी भी शेल में? सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आता है? S। s, उसके बाद p होता है, उसके बाद d ऑर्बिटल आता है, ठीक है, उसके बाद f रहता है अगर f है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग गैलियम का केस देख रहे हैं। तो गैलियम का केस में देखोगे यहाँ पे ये s, ये थर्ड शेल है और ये फोर्थ सेल है। तो फोर्थ इसका आउटर मोस्ट सेल है और ये थर्ड सेल इसका इनर मोस्ट, इमीडिएट इनर मोस्ट है। इसमें देखोगे s, p और d, ये तीनों है यहाँ पे। अब d वाला जो क्या होगा, ये आउटर मोस्ट सेल के सबसे ज्यादा क्लोज होगा, यस और नो? ये d वाला जो होगा, 3 का d जो होगा, वो इस आउटर मोस्ट सेल का सबसे ज्यादा क्लोज होगा या नहीं? Yes sir। अब यहाँ पे देखो, अब वही शील्डिंग पावर के टर्म में सोचो। हम लोग बात कर चुके हैं कि एल्यूमिनियम के केस में जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है? सिर्फ s और p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे गैलियम के केस में क्या है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं जो आउटर मोस्ट शेल है उसका सबसे करीब में, सबसे पास में जो इनर शेल है, इनर शेल में उसमें देख रहे हैं d ऑर्बिटल्स उसके सबसे ज्यादा क्लोज आ रहा है, और d ऑर्बिटल सबसे ज्यादा क्लोज आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? डी ऑर्बिटल्स का शील्डिंग क्या होता है s और p के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोज p ऑर्बिटल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, गैलियम के केस में आउटर मोस्ट सेल के क्लोज वाला ऑर्बिटल कौन सा है? सबसे क्लोजेस्ट ऑर्बिटल 3 का d वाला ऑर्बिटल है ना, समझ रहे हो बात? और इन दोनों के ऑर्बिटल्स में अगर शील्डिंग पावर तुमको कंपेयर करना हो तो शील्डिंग पावर किसका ज्यादा होगा? p के ऑर्बिटल का शील्डिंग पावर ज्यादा है या d ऑर्बिटल का, ये बताओ। सर p। p का शील्डिंग ज्यादा है, तो p का शील्डिंग ज्यादा है, तो p का शील्डिंग ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? बोलो, रिलेट करो ना, शील्डिंग पावर से रिलेट करें। चलो यहाँ पे गैलियम का हम लोग बोल रहे हैं ना, गैलियम में एक्सेप्शन आ रहा है। तो गैलियम में एक्सेप्शन क्या आ रहा है कि गैलियम का साइज जो है वो एल्यूमिनियम से छोटा हो गया, तो इसको हमको एक्सप्लेन करना है। तो गैलियम में हम लोग बात करेंगे कि गैलियम में जो आउटर मोस्ट सेल का इमीडिएट जो इनर शेल है, उसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट हैं? डी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। और डी ऑर्बिटल्स का शील्डिंग हमको पता है, डी ऑर्बिटल्स का शील्डिंग क्या होता है? ये पुअर होता है। तो डी ऑर्बिटल्स का शील्डिंग अगर पुअर है, शील्डिंग पुअर है, तो इसकी वजह से क्या होगा बताओ? शील्डिंग अगर पुअर है तो फिर क्या होगा? एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। न्यूक्लियस का इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज कर जाएगा, और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आउटर मोस्ट सेल पे अगर इंक्रीज कर गया तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस ये डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यही एक्सप्लेनेशन होता है यहाँ पे। हम लोग लिखेंगे, अगर वर्ड्स में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, इन गैलियम 3D सबशेल is completely occupied and due to poor shielding, ठीक है, ड्यू टू पुअर शेल्डिंग, पुअर शेल्डिंग पावर लिख लो, ठीक है, ड्यू टू पुअर शेल्डिंग पावर ऑफ d ऑर्बिटल्स, ठीक है, द attraction force of nucleus on the outermost electron increases, hence the atomic size decreases, ठीक है, hence the atomic size decreases। हम लोग बोल सकते हैं कि as a result the size of gallium is lower than that of एल्यूमिनियम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ऐसे भी बोल सकते हो तुम लोग कि जैसे मान लो गैलियम से सॉरी एल्यूमिनियम से जब हम लोग गैलियम में गए, एल्यूमिनियम कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड, समझ रहे हो, और गैलियम कौन सा पीरियड का एलिमेंट हो गया, फोर्थ पीरियड, यही है ना, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, गैलियम फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो ऑब्वियसली तुम लोग यहाँ पे बोलोगे सर थर्ड से फोर्थ में गए तो एक शेल भी तो बढ़ रहा है ना, शेल इंक्रीज हो रहा है यानी गैलियम में, बोलो। यस सर। तो शेल इंक्रीज हो रहा है, तो शेल इंक्रीज होने की वजह से नो डाउट वहां पे देखो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि शेल इंक्रीज नहीं हो रहा है, शेल इंक्रीज होने से गैलियम का साइज नो डाउट बढ़ा होगा, लेकिन वहां पे डी ऑर्बिटल का जो शील्डिंग है ना वो एस और पी के कंपैरिजन में, जब एल्यूमिनियम के एस और पी ऑर्बिटल का जब हम लोग शील्डिंग पावर कंपेयर करेंगे, गैलियम में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है शील्डिंग में, मतलब जस्ट इमीडिएट जो है वो आउटर मोस्ट के इमीडिएट जो डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इतना ज्यादा पुअर होता है ना एस और पी के कंपैरिजन में, मतलब पी के रेस्पेक्ट में मेनली बात कर रहे हैं, पी के रेस्पेक्ट में अगर डी का शील्डिंग पावर कंपेयर करोगे बहुत ही कम होता है। तो शील्डिंग इतना ज्यादा पुअर है ना कि वो शेल के बढ़ने से जो एटॉमिक रेडियस बढ़ा होगा उसको भी वो ओवर कंपनसेट कर देता है, ओवर कंपनसेट करके वो इतना ज्यादा, मतलब शील्डिंग पुअर हो गया, शील्डिंग पुअर हो गया तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे इतना ज्यादा इंक्रीज कर गया कि वो जो सेल बढ़ने से साइज जो बढ़ा होगा ना उसको भी वो पूरा कंपनसेट कर देता है, और इनफैक्ट कंपनसेट करके वो और भी कम कर देता है एल्यूमिनियम से, समझ रहे हो बात। तो ये शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर हो गया, ये शील्डिंग जो है डी ऑर्बिटल्स का इतना ज्यादा पुअर है कि वो शेल के बढ़ने से जो एटॉमिक साइज बढ़ा होगा उसको भी वो कंपनसेट कर देता है। कंपनसेट करने का मतलब कि शील्डिंग पुअर होने की वजह से क्या हुआ, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो शेल के बढ़ने से जो इंक्रीज हुआ होगा ना उसको भी वो कंपनसेट करके इनफैक्ट और भी डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इसलिए ये, हाँ बोलो। सर जो 3D ऑर्बिटल जो है जो सबसे करीब है सर, वो उसका अगर कम है तो सर, और जो उसके बाद वाला भी तो उसका भी कोई रोल होगा ना सर, 3s और p जो है। तो उसका रोल तो है ही ऑलरेडी, उससे तो हम लोग वो एस और पी तो यहाँ भी है, 3D का जो एस 3D का शील्डिंग पावर जो है वो लो हो गया, तो सर s और p का भी तो होगा ना शील्डिंग पावर, तो उससे भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा ना। एस और पी तो एल्यूमिनियम में भी है ना, गैलियम में एल्यूमिनियम में भी एस और पी है, गैलियम में भी एस और पी है, तो एस और पी तो दोनों में इन्वॉल्व है।
गैलियम में भी, गैलियम में तो ज्यादा है। गैलियम में, गैलियम में क्या बोल रहे हो, ज्यादा है। इनफैक्ट देखो यहाँ पे क्या है ना, हम लोग ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, ये क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना, ये बताओ, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है या नहीं। यस सर। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ये। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट अगर है, तो जितना ज्यादा क्लोज, मतलब हम लोग सिंपली जो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका होगा, सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका होगा, वो जितना ज्यादा करीब होगा उसका, उसी का सबसे नियरेस्ट जो होगा उसी का इफेक्ट सबसे मैक्सिमम कंसिडर करेंगे ना हम लोग। ये बताओ, कंपैरेटिवली हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग कैलकुलेट करके एग्जैक्टली कितना फोर्स लग रहा है वो सब हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो सब चीज हम लोग कर भी नहीं सकते हैं यहाँ पे। हम लोग जस्ट कंपेयर, रिलेटिवली हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने का रिलेटिवली कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली देखो, ये सब एक्सपेरिमेंटल आया था कि एल्यूमिनियम का साइज जो देखा गया वो गैलियम के साइज से बड़ा देखा गया एक्सपेरिमेंटली। अब उन चीजों को कैसे एक्सप्लेन करना है, तो ये एक्सप्लेनेशन जो आया ये रिलेटिवली एक्सप्लेनेशन आया है। तब रिलेटिवली अगर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम और गैलियम में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो आउटर मोस्ट सेल के जो सबसे क्लोज वाला ऑर्बिटल होगा उसी का इफेक्ट सबसे मैक्सिमम होगा ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, बताओ उसका इफेक्ट सबसे मैक्सिमम होगा या नहीं। यस सर। तो एल्यूमिनियम के केस में देखो, एल्यूमिनियम के केस में जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल के जो सबसे क्लोज ऑर्बिटल है एल्यूमिनियम के केस में, वो कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, 2p। पी, और 2 का पी ऑर्बिटल आ रहा है। लेकिन जब गैलियम के केस में हम लोग आए, तो गैलियम के केस में जो आउटर मोस्ट सेल का, आउटर मोस्ट जो सेल है उसके सबसे क्लोज कौन सा आ रहा है, वो डी ऑर्बिटल आ रहा है। तो एक में एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे ये रिलेटिवली देखा गया क्योंकि हमको पता है कि जो सबसे क्लोज वाला ऑर्बिटल होगा उसी का इफेक्ट सबसे मैक्सिमम होता है, तो वहां से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग सारे इफेक्ट को वो, क्योंकि उसके बाद जो फर्दर होगा उसका इफेक्ट कम होते जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा क्लोज है वहीं पे अगर हमको पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गया, क्योंकि उसका इफेक्ट सबसे मैक्सिमम होने वाला है, तो वहीं पे अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गया तो उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बेसिस पे। समझ रहे हो बात। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग देखो एल्यूमिनियम के केस में जो क्लोज ऑर्बिटल है वो पी ऑर्बिटल आ रहा है, और गैलियम के केस में जो क्लोज ऑर्बिटल आ रहा है वो डी ऑर्बिटल आ रहा है। तो इसके बेसिस पे, और पी ऑर्बिटल का शील्डिंग पावर और डी ऑर्बिटल का शील्डिंग पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब डी का शील्डिंग पावर जो है वो पी के रेस्पेक्ट में वेरी पुअर है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना आउटर मोस्ट पे, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जा रहा है। समझ रहे हो बात। यस सर। ठीक है, तो जो क्लोज वाला है ना ऑर्बिटल, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस निकालने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्लोज वाले ऑर्बिटल का इफेक्ट क्या होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर सबसे मैक्सिमम होने वाला है, तो वहां से ही हम लोग रिलेट करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। चलो, समझ आया ये बात सबको। तो दूसरा जो एक्सेप्शन हम लोग देखे यहाँ पे कि रेडियस ऑफ गैलियम इज लोअर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये ध्यान देना, इसको इस बेसिस पे एक्सप्लेन करने का कोशिश किया गया है। मतलब ये देखो एक्चुअली एक्सप्लेनेशन पहले नहीं आया, पहले फैक्ट देखा गया कि ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि गैलियम का साइज जो है वो एल्यूमिनियम से कम आया। अब उस फैक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो वो थियोरेटिकली फिर बहुत सारे थ्योरीज आए। अब उसके बेसिस पे जो सबसे अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन बनाने का कोशिश किया गया। तो सबसे जो अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन था वो शील्डिंग पावर के रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन करने का, तो यही सबसे अप्रोप्रिएट एक्सप्लेन, इसके अलावा और भी एक्सप्लेनेशन थे लेकिन उसमें से सबसे अप्रोप्रिएट जो था यही वाला एक्सप्लेनेशन था, इसलिए हम लोग इसके बेसिस पे उसको एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर है, समझ आया बात। यस सर। चलो, तो यहाँ पे हम लोग अभी तक 2 एक्सेप्शंस देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और भी एक्सेप्शंस हैं इसमें, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्सेप्शंस 2-3 और हैं इसमें,
एटॉमिक रेडियस वाले पार्ट में, तो वो अगले क्लास में करेंगे हम लोग। उसके बाद एटॉमिक रेडियस के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, तुम लोग देखोगे एनसीईआरटी में देखोगे, एटॉमिक रेडियस के बाद हम लोग को 4 जो है वेरिएशंस या 4 प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में करना है। एक एटॉमिक रेडियस हो गया, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और चौथा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 4 के बारे में हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद और भी थोड़ा थोड़ा है, जैसे मेटालिक कैरेक्टर, फिर एसिडिक नेचर, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में, ठीक है। तो वो सब छोटा छोटा है, मतलब ये सब अगर एक्सप्लेन कर लेंगे तो वो सब चीज ऑलरेडी उसी से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 मेन पहले करना है हम लोगों को। तो आज एटॉमिक रेडियस वाला हो गया, इसको नेक्स्ट क्लास में और 2-3 एक्सेप्शन है वो एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी वाले पार्ट पे मूव करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर, इसमें और कुछ पूछना है किसी को? अगर कोई डाउट है इसमें तो बताओ, जो चीज नहीं समझ आया बताओ, कोई भी एक्सेप्शन वाला पार्ट, क्योंकि सारा एक्सेप्शन जो है ना वो लॉजिकल है, कुछ ना कुछ उसका रीजन एक्सप्लेन कर ही सकते हैं हम लोग, रीजनिंग, रीजन है उसका, प्रॉपर रीजनिंग, उसी के बेसिस पे एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया गया जहां तक हद तक किया जा सकता है, ठीक है। मतलब सारे का एक्सप्लेनेशन मिलना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहां तक है वहां तक, मतलब जितने हद तक एक्सप्लेन कर पाना चाहिए उतने हद तक एक्सप्लेन करने का कोशिश यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो मोस्टली तुमको जितने भी मैक्सिमम एक्सेप्शंस मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। कुछ कुछ केसेस में तुमको फैक्ट्स को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो फैक्ट्स याद करने वाला वो बहुत कम केसेस है, मोस्ट ऑफ द केसेस में तुमको लॉजिकल रीजनिंग मिल ही जाएगा, ठीक है। तो देख लो एक बार, कुछ समझ आया इसमें तो बताओ, नहीं तो अगर कोई डाउट है तो वो भी बताओ। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो सर। सर हाँ बोलो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कुछ पूछना है। आवाज हेलो। सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कुछ पूछना है। हाँ बोलो। सर हम लोग s और p ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन रहता है उसका निकालते हैं, और अगर d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का निकालना हो तो? नहीं, वो अपने सिलेबस में नहीं है। स्लेटर्स रूल जो दिया गया है ना वो एस और पी के लिए ही है, ठीक है। वो अपने, मतलब वो स्लेटर्स रूल में भी इनफैक्ट कवर नहीं किया गया है, ठीक है। तो हम लोग को जो भी, ये इनफैक्ट तुमको कहीं एक्चुअली पूछा भी नहीं जाएगा कि जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करो, वो स्लेटर्स रूल मेंशन किया रहता है बुकलेट में, इसलिए ये बता दिए हैं, ठीक है। डी और वो वाला रूल इसमें स्लेटर्स वाले में भी कवर नहीं किया गया है, वो बहुत ज्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें कोई मतलब वैसा, वो अपने एक्चुअली ग्रेजुएशन तक के इनफैक्ट सिलेबस में नहीं रहता है, वो जब रिसर्च में जाओगे तो वहां पे कुछ कुछ रूल अलग से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो वो अपने काम का नहीं है, ठीक है। तो वो सब छोड़ दो, वो सब पूछा भी नहीं जाएगा कहीं, ठीक है। यस सर। चलो, और कुछ, और किसी को कुछ पूछना है इसमें? हिमांशु, नो सर। संदीप, नो सर। नो सर। चलो फिर तो अगले क्लास में बाकी हम लोग नेक्स्ट और जो टॉपिक्स हैं वो अगले क्लास में करते हैं, ठीक है। एंड कर रहे हैं आज का क्लास।